Next topic in sequence is modulus of rigidity. It is denoted by eta. इसमें भी बाकी मॉडुलस की तरह हमें यही डिस्कस करना है कि कौन सा स्ट्रेस इन्वॉल्व है और कौन से टाइप का स्ट्रेन इसमें इन्वॉल्व है, और उन दोनों का रेशो ही अपने को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देगा। जब इनके नाम अपने लिखे थे प्रीवियस क्लासेस में, तो हमने ये पढ़ा है कि इसको अपन शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, शियर मॉडुलस। यहां से शियरिंग से इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं, और शियरिंग से रिलेटेड हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों पढ़े हुए हैं, वही दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन इसमें इन्वॉल्व होंगे और उसका रेशियो बनेगा। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shearing strain within the elastic limit, यानी कि इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस इन्वॉल्व है जो हमने स्ट्रेस के टाइप्स के दौरान पढ़ा था, और शियरिंग स्ट्रेन इन्वॉल्व है। ये दोनों वही वाले केस हैं जिसमें कि अपन किसी स्पॉन्ज लाइक क्यूबॉइडल पीस को जो है अपन लोअर सरफेस को फिक्स करके अपर सरफेस उसकी स्लाइड करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन्वॉल्व होता है। ये वाला केस जिसमें कि कोई भी हमारे पास अगर क्यूबॉइडल पीस ऑफ स्पॉन्ज है जिसका लोअर फेस हमने फिक्स किया हुआ है जमीन पे, एंड इसको अगर अपन ऊपर से कोई फोर्स लगाते हैं F, if we exert some force F in this direction on the upper surface, keeping the lower surface fixed, this is fixed, then जो शेप में डिफॉर्मेशन होता है जिसमें कि वो पर्टिकुलर एंगल पे पूरा का पूरा फिगर जो है एक्सटेंड हो जाता है एक साइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस तरह का शेप जनरेट होता है। इसको डिस्कस किया हुआ है हमने। बाय सम एंगल थीटा ये सारे आर्म्स के मूवमेंट होता है, सभी आर्म्स का इक्विवेलेंट मूवमेंट होता है थीटा एंगल से, एंड कंसिडरिंग ये जो लेंथ है वो L है और जो एक्सटेंशन जितना आगे बढ़ी है, जो चेंज आया है दैट इज डेल्टा L। ये जो चेंज आया है, एक्सटेंशन हुआ है, ये डेल्टा L का हुआ है। इस तरह के डिफॉर्मेशन में टेंजेंशियल स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है और शियरिंग स्ट्रेन इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला जनरेट करना चाहें, then this will be equal to, as per the definition, tangential stress divided by shearing strain। इनके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हमारे पास ऑलरेडी हमने कंटेंट में नोटेड है हमारे पास। टेंजेंशियल स्ट्रेस इज जस्ट फोर्स अपॉन एरिया, शेयरिंग स्ट्रेन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, जिसको हमने डेल्टा L बाय L पढ़ा हुआ है, दैट कैन फर्दर बी सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस बिकम्स FL upon A delta L, the expression for modulus of rigidity. SI unit remains the same as the other modulus, and the dimensional formula also remains the same as the other modulus.
stress strain relationship. ओके, तो इसमें डायरेक्टली ग्राफ पे डील करते हैं। जब हम किसी बॉडी के ऊपर किसी वायर को एक्सटेंड कर रहे हैं फोर्स लगा के, और जैसे जैसे अपन उस पर फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन में चेंजेस आते हैं, और उसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को ग्राफिकली प्लॉट किया गया। तो जो रिलेशन निकल के आया इन दोनों के बीच में वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। लेट्स टेक दिस। वर्टिकल एक्सिस हैज स्ट्रेस, जो कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो, और जो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज स्ट्रेन। नाउ वील हैव द कर्व। इसके कर्व में कुछ दूर तक तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसके बाद एक कर्व जनरेट होता है, फिर एक जिगजैग जोन आता है, और फिर ये ग्राफ ऊपर बढ़ता है और एंड हो जाता है। इस तरह का ग्राफ अपने को स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में देखने को मिलता है। इस ग्राफ के अलग अलग पार्ट्स हैं। जहां स्ट्रेट लाइन एंड हो जाती है ये पॉइंट ए नाम दे रहे हैं इसको। जहां पे वो कर्व एंड हो जाता है इसको बी नाम दे रहे हैं। जहां से ये जिगजैग पार्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज पी। जहां जिगजैग पार्ट एंड हो रहा है दिस इज सी। द टॉप मोस्ट पॉइंट हियर इज डी एंड द लास्ट पॉइंट इज ई। लेट मी जूम दिस अ बिट। ये देखिए, ये अलग अलग जोन्स हमारे पास पॉइंट्स हैं, एरियाज हैं ऑन द ग्राफ। यही हमें अलग अलग इंडिकेशंस देंगे, अलग अलग जोन्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन सा जोन क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है। दिस इज सम ए डैश, सम डी डैश, ओ वन। ओके, now we are going to discuss the various parts individually and understand the properties of the parts of the curve, that what they are describing about. So one by one एक एक part start होगा। First point, OA। ग्राफ का जो O से लेके A तक का पार्ट है इसके फीचर्स नोट करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, और जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन में स्ट्रेट लाइन बनती है यानी हुक्स लॉ फॉलो होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि हुक्स लॉ इज फुल्ली ओबेड हियर। हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। हुक्स लॉ इज ओबेड from O to A as we have the straight line. A point corresponds to elastic limit. We had discussed about the elastic limit in the previous classes.
ए पॉइंट के पहले अगर अपन ने उस पर फोर्स लगाना बंद कर दिया तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी. द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ कंप्लीटली क्योंकि वहां तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है. तो ए पॉइंट तक के पहले अगर हमने स्ट्रेस लगाना बंद कर दिया, ए पॉइंट तक हमने स्ट्रेस लगाना बंद किया, देन द बॉडी विल कम बैक टू इट्स इनिशियल लेंथ. And O2A is represented as elastic range. That means it is the range of stress where the body is acting as a perfectly elastic body from O to A. इसमें हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ रहा है, ये हमें इस पार्ट में दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि. तो y एक्सिस बढ़ रही है तो x एक्सिस बढ़ रही है. दैट मीन्स स्ट्रेस हम जितना ज्यादा लगाते जा रहे हैं, एक्सटेंशन होता जा रहा है. स्ट्रेस को आप ये कनेक्ट कर लो कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेस है, और जो बॉडी में एक्सटेंशन हो रहा है वो एक तरीके से स्ट्रेन की बात चल रही है. तो जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उतना वायर खिंचता जा रहा है. कंडीशन ये है कि एक वायर को हैंग कर रखा है, नीचे से अपन उसको पकड़ के खींच रहे हैं, उसको फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं. तो इस दौरान ओ से लेके ए वाला जो ग्राफ का पार्ट है, इस दौरान हम जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही स्ट्रेन जनरेट होता जा रहा है. सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ इज बियॉन्ड ए. ए से लेकर के जो बी तक का रीजन है हम उसकी बात कर रहे हैं. बियॉन्ड ए. अगर हम ए पॉइंट के आगे जाते हैं तो अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व है. यानी हुक्स लॉ का एप्लीकेशन खत्म हो गया, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट अ कर्व्ड लाइन. ए से लेके पी तक पूरा कर्व्ड लाइन है. उस कर्व का एंड पॉइंट जो है वो पी है. यहां पर हम देख रहे हैं कि वर्टिकली ग्राफ ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली ज्यादा बढ़ रहा है. ओके, vertically it's not increasing its height but horizontally it is increasing, it is moving forward. Yeah, that means स्ट्रेस थोड़ा सा इंक्रीज करने पर भी स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है. स्मॉल इंक्रीज in stress shows larger increase in strain. थोड़ा सा भी फोर्स लगा रहे हैं तो वायर काफी ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है या उसकी लेंथ काफी ज्यादा बढ़ रही है इस दौरान. हुक्स लॉ फॉलो होने के बाद की कंडीशन है ये. वायर को अगर हमने बी पॉइंट पे जाके उस पर फोर्स लगाना बंद किया, यानी उसको अनलोड कर दिया, तो वो बी ओ वन वाला जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, बी ओ वन जो हमने बनाया है, इस पाथ को फॉलो करेगा और कोई ना कोई वो अपने ओरिजिनल लेंथ तक वापस नहीं जा पाएगा. थोड़ा बहुत लेंथ उसका बड़ा रह ही जाएगा, थोड़ा उसमें थोड़ा सा स्लैग आ ही जाएगा, उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ चुकी होगी. ए पॉइंट तक अपन ने क्या कहा था कि अगर वायर अपन खींच रहे हैं, उसकी ओरिजिनल लेंथ ये है, और वायर को खींच के अगर अपन ने इतना बड़ा कर दिया है और ए पॉइंट पे अगर मैंने उसको छोड़ा है तो वायर वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा. लेकिन अगर अपन ने बी पॉइंट तक खींच के उसको अगर छोड़ा है तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आएगा. इट विल स्लाइटली बी मोर देन द ओरिजिनल लेंथ. थोड़ा बहुत एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस होगा. इसको परमानेंट सेट बोलते हैं, यानी उसकी लेंथ परमानेंटली थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी है. परमानेंट सेट, वो कभी भी अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ पाएगा अगर हम उसको बी पॉइंट पे अनलोड करते हैं तो. इसको नोट करते हैं. इफ अनलोडेड यानी कि फोर्स लगाना बंद कर दिया. इफ अनलोडेड एट बी if unloaded at B, B the graph
will follow BO1 path. BO1 path यानी O1 लेंथ पे आके रुक जाएगा. O1 लेंथ पे रुक जाएगा, अपने ओरिजिनल लेंथ O तक वापस नहीं जाएगा. OO1 is called permanent set. That means the fixed permanent extension that has already been taken place in the wire, in the length of the wire, which is not going to recover now. Here the extension is partly elastic and partly plastic. बिकॉज बॉडी थोड़ा बहुत अपने ओरिजिनल शेप में आ पा रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ पा रही, तो थोड़ा इलास्टिक नेचर है और थोड़ा प्लास्टिक नेचर है. जबकि ओ से लेके ए वाले रीजन में इट वाज कंप्लीटली इलास्टिक, इट वाज, है ना, कंप्लीटली फुल्ली इलास्टिक. These were the characteristics for the point beyond A. Now we are going beyond point P. Third condition for the graph is beyond point P. Third is beyond point P. Point P के आगे की सिचुएशन जो है वो वायर की लेंथ के लिए क्या बता रही है, हम ये देख रहे हैं. यहां पर जो ग्राफ है वो इररेगुलर वेवी लाइन है, वेव की तरह लाइन है. एज सीन फ्रॉम द ग्राफ, इररेगुलर वेवी लाइन बनी हुई है. इररेगुलर वेवी लाइन बनी हुई है P से लेके C तक, P to C, एज वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ. यहां पर बिना स्ट्रेस बढ़ाए भी, बिना स्ट्रेस इंक्रीज किए स्ट्रेन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जैसा कि हम ग्राफ से देख पा रहे हैं, इसमें स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है, वर्टिकली ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है. दैट मीन्स विदाउट इवन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, द वायर इज एक्सटेंडिंग इटसेल्फ. So in this region, the wire shows increase in strain without increase in stress. बिना स्ट्रेस, बिना फोर्स लगाए भी वायर में एक्सटेंशन इस दौरान होता है, कंटिन्यू होता है. अब क्योंकि वो अपने आप एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको ऐसे करस्पॉन्ड किया गया है कि द वायर इज फ्लोइंग, द वायर बिगिंस टू फ्लो डाउन आफ्टर पॉइंट P. Wire begins to flow down after P. इसको इस तरीके से प्रैक्टिकली थोड़ा सोच सकते हैं कि एक वायर था, उसको आपने काफी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया ऑलरेडी, उसकी इलास्टिक लिमिट के अपन आगे बढ़ गए, हुक्स लॉ से आगे बढ़ गए, और पॉइंट B भी हमने उसका क्रॉस कर दिया. उसके बाद वायर इतना ज्यादा थिन हो चुका होगा कि उसके आगे वो थोड़ा सा खुद ही एक्सटेंड होके फ्लो हो गया, नीचे उतर गया, अपने ही वेट के कारण नीचे उतर गया, बहुत ज्यादा थिन होने के कारण वो नीचे आ गया. ये वाला एरिया अपने को बताता है, ये वाला रीजन हमें ये बताता है. पॉइंट P जहां से वायर ने फ्लो होना स्टार्ट किया, यानी खुद ही अपनी लेंथ बढ़ाना स्टार्ट किया है, यहां से वायर यील्ड करना स्टार्ट करता है, बिगिंस टू फ्लो. दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. दिस पॉइंट P इन द ग्राफ इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. यील्ड यानी को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना. सो द वायर इज प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, एक्सटेंडिंग इटसेल्फ. तो यहां से इसको, इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं. और
P से लेकर के C तक का ये जो रीजन है, P से C तक ये जो रीजन है, दिस इज परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। इसमें इस रीजन में कभी भी जो वायर है उसकी लेंथ रिकवर नहीं होने वाली। दिस इज परफेक्टली प्लास्टिक। जितना एक्सटेंशन होता जा रहा है वो परमानेंट है, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। So this is a perfectly plastic region of the graph. Covered three regions, OA, beyond A and beyond P, and now talking about the last one, that is after C. As we can see from the graph, after C we have point D and E, in which the stress is further increased. We are going to see the conditions now. Fourth and the last part, beyond C. We are going to cover the part of the graph CDE. Beyond C, the graph is again a curved line CDE, curved line CDE. इस वाले रीजन में हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमने वायर को थोड़ा सा भी लोड किया, पॉइंट P के बाद अगर हमने वायर को थोड़ा सा भी लोड किया तो वायर की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है एंड द नेक्स एंड वेस्ट आर डेवलप्ड। यानी कि एक यूनिफॉर्म वायर जो होता है उसको अपन कुछ इस तरह का समझते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म वायर है, और जब इसमें किसी एक जगह से थिनिंग हो गई होगी तो ये वायर कुछ इस तरह का होगा कि इसमें नेक बनेगा और वेस्ट बनेगी। यानी वायर का एक हिस्सा बहुत पतला हो गया होगा और कुछ हिस्से में अभी भी लेंथ बची होगी, तो दिस विल जनरेट अ सॉर्ट ऑफ नेक एंड वेस्ट। यानी किसी एक जगह से वायर जो जहां से बहुत पतला हो चुका था, बहुत ही थिन वायर हो चुका था, वहां से वो खुद ने उसको एक्सटेंड किया, और फाइनली जब और फर्दर स्ट्रेस बढ़ाया जाएगा तो उस पॉइंट पे वो इतना पतला हो जाएगा एंड इट विल फाइनली ब्रेक डाउन। उस पॉइंट से वो वायर फाइनली टूट जाएगा अगर हमने फर्दर उसको वहां से, अगर हमने और फर्दर स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई किया तो। सो दिस रीजन शोज दैट, beyond C region shows that if wire is loaded, yani we are applying some more force, if the wire is loaded by a little beyond P, मतलब अगर हमने P पॉइंट के अराउंड थोड़ा भी, इस P पॉइंट के बाद अगर थोड़ा भी एक्सटेंड किया, थिनिंग of wire, thinning of wire starts, thinning of wire starts and necks and wastes are developed। जहां से भी वायर थोड़ा वीक होगा वहां वहां पर ये नेक और वेस्ट जो है ये डेवलप हो जाएंगे, डेवलप हो जाते हैं। फाइनली वायर ब्रेक्स, जब ये एक्सटेंशन कंटिन्यू होता है, द वायर ब्रेक्स एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पे जो वायर है वो अगर वहां तक हमने एक्सटेंड किया फोर्स को तो वो ब्रेक हो जाएगा। इसमें जो डी वाला पॉइंट है, जो पॉइंट डी आया है, इसको हम, इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है उस दौरान वो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। दैट मीन्स एनी फर्दर फोर्स इज गोइंग टू ब्रेक द वायर, और दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट, यानी फाइनल मोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस। इसके बाद हम वायर पे स्ट्रेस नहीं लगा सकते, वायर ब्रेक ही होने वाला है, ब्रेक हो जाएगा इसके बाद। डी पॉइंट तक अगर हमने वायर में स्ट्रेस लगाया है, आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक। जहां भी नेक बना होगा, काफी थिन हो गया होगा वायर, इट विल ब्रेक डाउन।
This is the complete description for the stress strain curve that we need to describe in the exams. Complete description of the stress strain curve. Here it is. All the points, all the regions describing the elastic and plastic properties as per the regions. This has to be covered properly. Next. Classification of material on the basis of stress strain curve. On the basis of stress strain curve. इस बेसिस पर मटेरियल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल and elastomers. On the basis of stress strain conditions, the curve that is being formed, materials can be categorized into three types: ductile, brittle and elastomers. We'll have the comparative note of these three. Ductile, ये ऐसे मटेरियल होते हैं, डक्टाइल हमने पढ़ा हुआ है, वी हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस डक्टिलिटी, डक्टाइल, जिसमें कि हम किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच करके वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड डक्टाइल, डक्टिलिटी. सो दीज मटेरियल्स हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज, मतलब दे डू नॉट ब्रेक इजीली, दे हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज. इनको काफी ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है उससे पहले कि वो टूट जाए. काफी लंबा इनको, इनके वायर्स, इसीलिए वायर्स बनाते हैं क्योंकि इजीली ब्रेक नहीं हो जाते हैं ये. दे हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज, लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट. वो जो स्ट्रेट लाइन कर्व था उसके बाद काफी दूर तक इनकी प्लास्टिक रेंज चलती है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट. ब्रेकिंग पॉइंट इनमें जल्दी नहीं आता, ये मतलब है कहने का, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट. ब्रेकिंग breaking point is widely separated breaking point is widely separated from the point of elastic limit. From the point of elastic limit. Such materials can be used to make springs and sheets. Springs and sheets, because they can be extended easily. They are used to make springs and sheets. And example for such materials are copper, silver, gold, iron, aluminium. On the other hand, we have brittle materials. They have very small plastic range, very small plastic range.
दैट मीन्स इनको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते इनके इलास्टिक रेंज के बाद, और ये जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं. दे हैव वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज. Breaking point is close. Breaking point is close to elastic point. That means जैसे इलास्टिक लिमिट खत्म हुई, उसके अगर हमने ज्यादा उसको एक्सटेंड किया, so the material is going to break down. This includes, the examples of the material includes cast iron, glass, इन मटेरियल्स का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है. क्योंकि इनमें प्लास्टिक रेंज बहुत छोटी होती है, तो जैसे ही इलास्टिक लिमिट यानी स्ट्रेट लाइन जैसे ही खत्म हुई, इलास्टिक लिमिट खत्म हुई, वैसे ही इनका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है. ई डायरेक्ट ई वाला पार्ट आ जाता है. जो ग्राफ हमने बनाया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें ई हमें ब्रेकिंग पॉइंट दिखा रहा था, वो पॉइंट बहुत जल्दी से आ जाता है. इनमें वो एरिया नहीं होता, वो रीजन नहीं होता जिसमें हमें प्लास्टिक रेंज मिलती है. दैट इज नॉट अवेलेबल. टॉकिंग अबाउट द इलास्टोमर्स, इनमें स्टार्टिंग से ही कंडीशन डिफरेंट है. डक्टाइल मटेरियल में भी इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था. ब्रिटल में भी हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है. इनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरिएशन स्ट्रेट लाइन शुरू से ही नहीं होता, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑल्सो. स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन, that means curve, is not straight line. यानी ये हुक्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते. स्ट्रेट लाइन विद इन इलास्टिक लिमिट. बाकी दोनों मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट बाकी दोनों मटेरियल्स जो हैं, they follow, they have the straight line within the elastic limit, but not in the elastomers, not in case of elastomers. इसमें स्ट्रेन ज्यादा मिलता है स्ट्रेस अप्लाइड से, यानी ये बहुत इजीली खींचे जा सकते हैं, इनको इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है. रबर सिंपल इसका एग्जांपल अगर समझना चाहें, इलास्टोमर, इलास्टोमर मतलब जिनकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी हो, जिनको काफी एक्सटेंड किया जा सकता है. स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड is much higher than stress applied. जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में कई ज्यादा उसमें एक्सटेंशन होता है, यानी वो कम फोर्स में भी इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है. और जैसे ही इलास्टिक लिमिट खत्म होती है, इनका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है. ब्रेकिंग पॉइंट लाइज जस्ट क्लोज टू इलास्टिक लिमिट. ब्रेकिंग पॉइंट लाइज जस्ट क्लोज यानी इमीडिएट, जस्ट क्लोज टू इलास्टिक लिमिट. मतलब अगर हमने इसकी, इन मटेरियल्स की इलास्टिक लिमिट बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर उसको हमने थोड़ा भी ओवरकम किया तो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा. रबर जैसे कि आपको पता ही एक लिमिट तक होता है, अच्छी इलास्टिसिटी होती है, लेकिन अगर उसकी इलास्टिक लिमिट को अपन ने ओवरकम किया तो वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है. तो इनका जो कर्व होता है इलास्टोमर्स का, वो शुरू से स्ट्रेट लाइन नहीं होता. और हम इस तरह का कर्व इसमें आता है. ए पॉइंट इनका यहाँ पर है और वहीं पे वो ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है उसी टाइम पे, जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई.
ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें, फॉर द elastomers we have rubber, first of all, very clear example for elastomers, rubber. Then जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा, उसका जो इलास्टिक टिश्यू है, इलास्टिक टिश्यू ऑफ एओर्टा इज also any category of elastomer, है ना? So these are the examples for elastomers that do not follow Hooke's law at any point of stress strain curve.